हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमल किशोर वर्मा। आज हम लोग NTA JEE मेन टेस्ट नंबर 68 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 to the power 1/3 plus 2 to the power minus half to the power n is this, then find fifth term ऑफ द एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे n अननोन है उसकी बात कर लें। लास्ट टर्म इस एक्सपेंशन की होगी NCN 2 to the power माइनस हाफ पे n पावर, और ये आपको दिया हुआ है लास्ट टर्म 3 की पावर -5/3 और होल टू द पावर आपको गिवन है log a to the base 3। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में तो बन गया 2 की पावर -n/2 और राइट हैंड साइड में आपको मिला 3 की पावर log 8 base 3 होल टू द पावर -5/3 लिखा जा सकता है इसको। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से आपको देखना है कि 3 की पावर log 8 बेस 3 है, तो ये तो 8 बन जाएगा, तो 8 की पावर -5/3 आ गए। अब 8 की पावर -5/3, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 2 क्यूब की पावर -5/3 हो गए, और अल्टीमेटली आपके पास ये 2 की पावर -5 हो जाएगा, यानी कि -n/2 -5 हो गया, तो n आपके पास 10 आ जाएगा। अब इसमें अपन को फिफ्थ टर्म निकालने के लिए कहा है, तो टर्म नंबर 5 आपके पास होगी NC4 10C4, यानी कि आपका n आपका 10 है, तो 10C4 हो जाएगा। ओके, और फर्स्ट टर्म 2 की पावर 1/3 पे 10 और 4 के डिफरेंस की पावर लगेगी, और सेकंड टर्म 2 की पावर -हाफ पे लोअर सफिक्स 4 की पावर लग जाएगी, तो ये बना 2 की पावर 2 सॉरी, और ये भी आपके पास 2 की पावर -2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10C4 हो गया, और 10C4 की वैल्यू अगर आप निकालें तो 210 आपको मिलेगी। तो इसका मतलब इसका बी आंसर करेक्ट हो गया। तो एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर लगा। अ कमेटी ऑफ 12 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 मैन एंड 8 वुमन, यानी कि आपके पास यहाँ पे 9 तो मैन है और 8 वुमन है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। 9 तो आपके पास वुमन है और 8 मैन है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोग देखें, आपको इसमें सिलेक्शन करना है कितना, द नंबर ऑफ वे अ कमेटी 12 मेंबर्स की आपको फॉर्म करनी है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द कमेटी इंक्लूडिंग एटलीस्ट 5 वुमन, तो आपको इस कमेटी में कम से कम 5 वुमेन्स को इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह से ले सकते हैं कि 5 वुमन ले लिया, यहाँ से 7 ले लेते हैं, यहाँ से 6 ले लें, यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से आपको 7 ले लें, और इसके बाद यहाँ 5 हो जाएगा, ये 8 तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 तो ये आपके पास 3 लेना पड़ेगा। तो हमने अलग अलग केसेस ले लिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 9 में से 5 का सिलेक्शन किया, 8 में से 7 का किया, या फिर 9 में से 6 का कर लिया और 8 में से 6 का कर लिया, राइट। फिर उसके बाद 9 में से 7 का सिलेक्शन किया और 8 में से 5 का कर लिया, दैन उसके बाद 9 में से 8 का सिलेक्शन किया, दैन 8 में से 4 का कर लिया, और लास्ट जो लाइन आपके पास है 9C3, आप लोग देखें लास्ट केस के अंदर नंबर ऑफ वेज के सिलेक्शन के तरीके आपके पास 9C9 इंटू 8C3 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटलिटी में जो आंसर है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि अगर इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 6062 वेज आ रहे हैं। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हर टर्म को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 5 केसेस है जिनके बीच में आइदर और है, इसलिए हमने इन सब वेज को क्या किया, ऐड कर लिया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो सी आ गया है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। I1 इंटीग्रेशन आपके पास गिवन है और इसके बाद I2 भी आपके पास दे रखा है, और दोनों को इस रिलेशनशिप से देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम करेंगे, अपन दोनों की लिमिट सेम लाने की कोशिश करते हैं और ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लिमिट सेम आ जाए ताकि दोनों को कंपेयर किया जा सके। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर x टू दी पावर 4 को रख देता हूँ tan थीटा, तो इससे x क्या आ जाएगा, tan थीटा की पावर 1/4 आ जाएगा, तो dx आपके पास होगा 1/4 tan थीटा की पावर -3/4 इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा आपके पास आ जाएगा। तो इससे I1 मिलेगा 0 से लेकर के π/2, लिमिट्स इस तरह से चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स। और यहाँ पे x4 को हमने tan थीटा रखा तो x8 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और जो dx आपके पास है वो 1/4 tan टू दी पावर -3/4
थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आपके पास हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा इस सेक स्क्वायर थीटा से कट गया, तो अल्टीमेटली आपके पास बचा 0 to π/2 और 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ और ये tan थीटा की पावर -3/4 डी थीटा आपके पास आ गया। ना उसके बाद I2 को भी इस तरह से देखते हैं। I2 में एक काम करते हैं कि आपके पास नीचे 1 - x8 है ना, तो x4 को रख देते हैं साइन थीटा, तो आपके पास x आ गया साइन थीटा की पावर 1/4 और उसके बाद dx निकालेंगे तो आपके पास होगा 1/4 साइन थीटा की पावर -3/4 इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो I2 आपके पास बनने वाला है वो बनेगा 0 से π/2, तो लिमिट आपको देखनी है कि आ जाएगी और ये बनेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की पावर 8 होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/8 पावर और उसके बाद dx हम लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मैं इसके आगे लिख देता हूँ 1/4। मैं थोड़ा सा इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि यहाँ स्पेस मिल जाए। तो आप लोग I2 को देख सकते हैं कि I2 आपके पास हो गया 0 से लेकर के π/2 लिमिट और ये हो गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर 1/8 पावर और dx को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 1/4 साइन थीटा की पावर -3/4 इंटू कॉस थीटा डी थीटा आपके पास आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 0 से π/2, तो नीचे 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/8 हो गया कॉस की पावर 1/4 थीटा और यहाँ पे साइन थीटा की पावर -3/4 है और ये कॉस थीटा आपके पास हो गया डी थीटा और ये 1/4 को हमने बाहर ले लिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या बना 0 से π/2, ये साइन थीटा की पावर -3/4 है और नीचे भी आपके पास कॉस थीटा की पावर -3/4 हो जाएगा। 1/4 -1 करेंगे तो कॉस थीटा की पावर -3/4 ओके डी थीटा, तो यानी कि ये बन गया 1/4 0 से π/2 tan थीटा की पावर -3/4 डी थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं कि I1 भी तो आपका यही बना है और I2 भी यही बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास I1 और I2 तो क्या है, बराबर है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन, बाकी इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले cot 70 + 4 cos 70 है। एक्चुअली हमें 70 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो याद नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एंगल्स की टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 4 cos 70 sin 70 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 70 डिग्री। अब इसके बाद cos 70 इसको लिख सकते हैं 2 cos A sin B की तरह, 2 cos A sin A 2 sin A cos A को लिख सकते हैं sin 2A यानी कि sin 140 आ जाएगा, नीचे sin 70 डिग्री है ही। अब अपन इसमें एक काम करते हैं, sin 140 प्लस sin 140 लिख सकते हैं 2 sin 140 को और एक sin 140 को लिख देते हैं अपन sin 140 प्लस साइन 140 दो बार इसमें लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, इसको इस तरह से पहले तो लिख लेते हैं साइन 140 और साइन 140। एक काम करते हैं, इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर लें क्या, कॉस 70 को लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री, क्योंकि आप एंगल की जगह कॉम्प्लीमेंट्री लाएंगे तो कॉस की जगह साइन आ जाता है। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी किया तो आपका 140 और 20 कितना हो गया 160 आ गया। 160/2 करेंगे तो 80 आ जाएगा। फिर cos c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो आपके पास 120/2 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस साइन 140 डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री आपको मिल गया। ना उसके बाद देख सकते हैं कि साइन cos 60 तो हाफ होता है, तो ये वाला 2 हट जाएगा, तो ये बचा साइन 80 प्लस साइन 140 को चाहे तो हम साइन 40 भी लिख सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का साइन 140 और साइन 40 बराबर होता है। अब इसके बाद साइन 80 और साइन 40 का सम है आपके पास। अब इसको भी साइन सी प्लस साइन डी लगाएं तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो आपके पास 80 और 40 हो गया, 120/2 करेंगे 60 आ जाएगा। फिर इसके बाद cos c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा और नीचे आपको साइन 70 डिग्री है ही। अब आपको पता है कि cos 20 और साइन 70 तो बराबर होता है, ओके। तो साइन 60 2 साइन 60 बचा, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं √3। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर √3 के बराबर आ गया है। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन।
अब आपके पास ये दिया हुआ है कि इस लाइन का कोई एक पॉइंट लेना है, तो अपन एक काम करते हैं, इस लाइन का कोई पॉइंट मान लेते हैं। तो अपन क्या करें, इसमें x को h ले लेते हैं, और अगर इसमें x को h पुट करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3h, तो 10 माइनस 3h अपॉन 4 आपके पास आ जाएगा। यानी कि अपन जिस पॉइंट से, इस लाइन के पॉइंट से जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डालेंगे, टेंजेंट्स डालेंगे, तो उस पॉइंट को हमने मान लिया है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो लाइन है, इसके पॉइंट से आपने क्या करना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डालनी है, टेंजेंट्स डालनी है एक्चुअली। और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको इसकी बात यहाँ पे की है। तो अपन ने P पॉइंट इस लाइन के ऊपर अज्यूम कर लिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 के ऊपर। और अब अपन इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं सर्कल की, तो x1 प्लस y1 ओके इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को x1 करते हैं, y स्क्वायर को y1 करते हैं, आपको मालूम है। तो ये आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का। ओके, और उसने कहा कि वो एक सर्कल है और हमें ट्वाइस OC निकालने के लिए कहा है, अगर सेंटर सर्कल का C मान लिया जाए तो अपन एक काम करते हैं कि जो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिड पॉइंट है उसे x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं। तो कॉर्ड क्या हो जाएगी जिसका मिड पॉइंट हमें पता है, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बट ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये वो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट हमें x1 y1 पता है, जिसका हमें लोकस भी निकालना है। यानी कि दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, और जब दोनों कोइंसाइड करेगी तो दोनों में कोफिशिएंट का रेशियो हम लोग करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो बराबर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब अपन एक रेशियो की प्रॉपर्टी जानते हैं, क्योंकि हमें h एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि लोकस हमें मिले। हम रेशियो की प्रॉपर्टी जानते हैं कि हम लोग जब दो रेशियो a अपॉन बी बराबर b अपॉन डी है, तो आप इसको बराबर कर सकते हैं a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी के। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। अब ये जो दो रेशियो आपके पास दिए हुए हैं, इनके न्यूमरेटर को ऊपर जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और डिनोमिनेटर को नीचे जोड़ेंगे तो 3x1 प्लस 4y1 आएगा। तो ये तीन ऊपर वाले एक्सप्रेशन बराबर है और ये चौथा नीचे वाला इनके बराबर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस लास्ट को, इसको दोनों को लेंगे तो आपके पास लोकस आ सकता है 10x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3x1 प्लस 4y1, ये 4y1 है, राइट। तो अब इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 10 से डिवाइड करने पर आपको मिला x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 3/5 x1, और फिर इसके बाद माइनस 4/5 y1, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। तो अब आपको देखना है कि सेंटर क्या है। लोकस तो दिख ही रहा, सर्कल आएगा, सेंटर आएगा इसका 3/10 और 4/10 ले लेते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से। तो इससे आपके पास OC डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, यानी कि 25/100 दैट इज हाफ आपके पास हो गया। तो OC आपके पास हाफ है, तो इसका मतलब ट्वाइस OC जो होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो लिमिट्स का है, और इसमें आपके पास जो दिया हुआ है वो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। आपके पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट कॉस 2x डिवाइडेड बाय x। एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, यहाँ बीच में माइनस है तो प्लस लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा ये, और नीचे आपके पास है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट कॉस 2x आपके पास आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 1 प्लस अंडर रूट ऑफ cos 2x के होल रूट से, जो कि नीचे तो पड़ा लेकिन ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 sin स्क्वायर x, और नीचे आपके पास x, और इस वाले पार्ट की लिमिट क्योंकि हमें मिल रही है नॉन जीरो और फाइनाइट, तो अपन इसमें पुट कर देते हैं 0, तो ये आ जाएगा। अब √2/2 तो आपका 1/√2 हो गया। फिर इसके बाद आपके पास जो मिल रहा है ये मॉड्यूलस ऑफ sin x अपॉन x आएगा। मॉड्यूलस ऑफ sin x क्यों लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि sin स्क्वायर x का अंडर रूट जो होगा मॉड sin x ही आएगा, अंडर रूट x स्क्वायर को हम x नहीं लिख सकते। अब अगर अपन 0 प्लस पे जाएंगे ना तो ये आपके पास मॉड sin x हो जाएगा, और ये sin x अपॉन x हो जाएगा। और अगर आप 0 माइनस से जाएंगे तो आपके पास ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और मॉड sin x को हमें माइनस sin x लिखना पड़ेगा, और ये आपके पास 1/√2 आ जाएगा राइट लिमिट तो, और लेफ्ट लिमिट आपके पास 1 माइनस
-1/√2 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट का ही एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपके पास देखें क्या दे रखा है। f(x) एक फंक्शन है 1/1 - x और f(30) निकालना, जहाँ पे fn क्या है, f सर्कल n बार लेने पर आपको मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, एक बार f सर्कल f ही निकाल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये आपके पास होगा 1/1 - fx। तो ये आ गया 1/1 - 1 - x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - x (-x) आएगा, यानी कि ये बन गया x - x(x). अब 3 बार सर्कल f ले लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे इस डेफिनेशन के हिसाब से f³ बोलेंगे। और ये आपके पास बन गया स्टूडेंट्स fx - 1/fx। और fx को हम लोग पुट क्या करेंगे, 1/1 - x ये पुट कर देंगे। तो आपके पास अल्टीमेटली ये सॉल्व होकर के x आ रहा है। इसका मतलब जब 3 बार कंपोजिशन लेंगे तो x आएगा। इसका मतलब 3 बार, हर 3 बार सेम आ जाएगा। तो f30 भी आपके पास ये आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा इसने कि f30x की डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट क्या होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फंक्शंस का कंपोजिशन लेते हैं तो कंपोजिशन क्या होता है, कंटिन्यूस तब होता है जब आपके पास एवरी पीस जो है उस पे कंटिन्यूस हो। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 1 पे कंटिन्यूस, ये वाला 1 पे कंटिन्यूस नहीं है f, तो इसका मतलब f सर्कल f 1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। और ये वाला फंक्शन f सर्कल f 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, इसका फिर से कंपोजिशन किया तो f3 जो होगा वो 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो 0 और 1 के अलावा ये हर जगह कंटिन्यूस होगा, क्योंकि 30 टाइम्स हम लोग ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 0 और 1 ही इस तरह से आएगा जिसपे फंक्शन खुद ही नॉट डिफाइंड है। और जब फंक्शन कहीं पे नॉट डिफाइंड होता है तो वहाँ तो डिसकंटिन्यूटी ही आती है। तो इसका मतलब आपके पास 0 और 1 केवल 2 पॉइंट आएंगे जिसपे डिसकंटिन्यूटी रहेगी। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर हाई। तो आपके पास एक टावर है 100 मीटर हाई है, और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, आपके पास से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स 200/√3 मीटर अपार्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ टावर सेम साइड ऑफ द टावर आपको दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे टावर से ए भी हमने टावर माना है, टावर से सेम साइड में आपको जाकर के 2 पॉइंट्स लेने हैं। मान लीजिए कि एक C हो गया, एक D हो गया। इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है। ये x आपको एक्चुअली गिवन है, और ये जो दोनों C और D पॉइंट है उनका डिस्टेंस दिया हुआ है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, C से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टावर का, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा C से, तो फिर तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 45 - a दिया हुआ है, और ये भी आपका 45 + a दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको हम y मान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो tan 45 डिग्री प्लस a आपके पास क्या हो गया, 100/y आ गया। फिर इसके बाद tan 45 डिग्री माइनस a लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 100/x + y। अब हमें एक्चुअली फाइंड जो करना है वो क्या है, एक्चुअली tan 45 + a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan a/1 - tan a, और tan 45 - a को लिख सकता हूँ 1 - tan a/1 + tan a। अपन को क्या निकालना है, a निकालना है, तो y तो एलिमिनेट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, x + y आपके पास कितना आ जाएगा, x + y आ जाएगा 100 टाइम्स 1 + tan a/1 - tan a। ओके, और जो y आएगा वो आपके पास आ रहा है 100 टाइम्स 1 - tan a/1 + tan a, ये आपके पास आ रहा है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास तो y का एलिमिनेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे आंसर में कहीं y तो चाहिए नहीं है। तो आपको x तो पता ही है ना, इसलिए वो हम पुट कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो नीचे आपके पास 1 - tan² a एलसीएम आएगा, और ऊपर बनेगा 1 + tan a का होल स्क्वायर माइनस 1 - tan a का होल स्क्वायर। अब a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है ना। तो ये बन गया आपके पास 4 टाइम्स 1 × tan a, यानी कि 4 tan a/1 - tan² a। अब जो x आपके पास है वो तो 200/√3 है ही स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 200 कट जाएगा, ये 2 बचेगा, और 2 tan a/1 - tan² क्या होता है,
10 होता है स्टूडेंट्स, तो 10 आपका 1/√3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि 10 आपके पास हो गया 10 इज इक्वल टू 1/√3, तो 2 आपके पास 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू आपको 15 डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। P एक पॉइंट आपके पास दिया हुआ है -3,2 और फोकल कॉर्ड आपको इसी पॉइंट P से पास करनी है इस पैराबोला की, एंड देन स्लोप आपको निकालना है Q पे नॉर्मल का। एक चीज़ आप लोग को पता होगी कि जब पैराबोला के किसी लेटस रेक्टम नहीं, फोकल कॉर्ड के एंड्स पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट्स क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता है। तो P पॉइंट आपके पास यहाँ P हो गया, सॉरी -3,2। अपन इसको वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ P को लिखूँ, तो चलो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया। आप लोग को देखना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है ना वो परपेंडिकुलर है, तो हमें Q पे नॉर्मल का स्लोप चाहिए। इसने क्वेश्चन में ये पूछा है, तो Q पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स तो वो नॉर्मल ये आएगा जो कि इस वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये भी तो टेंजेंट परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका मतलब ये क्या हो, फिगर में थोड़ा सा मैं वापस से बना के कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा फिगर आपको दिखाई दे। तो स्टूडेंट्स देखना, आपके पास यहाँ पे फोकल कॉर्ड है, तो एक आपने टेंजेंट ये बना दी है और एक टेंजेंट आपने ये बना दी है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये पॉइंट आप लोग P ही मान लें, Q मान लें, राइट। अब जब मैं Q पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये बनेगा और ये नॉर्मल एक्चुअली इसके पैरेलल आएगा, यानी कि नॉर्मल एट P जो होगा वो टेंजेंट एट P, नॉर्मल एट Q जो होगा वो टेंजेंट एट P के पैरेलल होगा, ये आपको पता लग रहा है। तो आप लोग देख लें कि टेंजेंट एट P निकाल लेते हैं अपन। टेंजेंट एट P आपके पास क्या आएगा, पहले पैराबोला को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। y² + 4y + 4x = 0 आपके पास आ रहा है, तो -3,2 पे टेंजेंट चाहिए, तो y² को लिखेंगे y/1 और y को लिखेंगे y + y1/2 और x को लिखेंगे हम लोग x + x1/2 = 0। तो ये बन गया 2y 2 टाइम्स y + 2 और +2 टाइम्स x - 3 = 0। तो आप लोग देख सकते हैं स्लोप इसका क्या आ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -2/4 दैट इज इक्वल टू -1/2। तो आपके पास -1/2 क्या है, P पे टेंजेंट का स्लोप है, और यही P पे टेंजेंट का स्लोप जो होगा ये Q पे नॉर्मल का स्लोप है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर -1/2 ही आएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बट क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो सकता था अगर हम थोड़ा गलत डायरेक्शन में जाते तो। अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास fx का इंटीग्रेशन ये दे रखा है और इसमें fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f1 π/4 1/4 दिया हुआ है, f पाई निकालने के लिए कहा है। तो एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं जो आपको दे रखा है उसका, तो ये आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि या तो fx 0 हो जाएगा या फिर f' आपके पास 1/4 होगा। अगर fx 0 नहीं है तो आप fx से डिवाइड कर दो तो f' 1/4 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि fx 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे fx कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो f1 = जो आपको दिया हुआ है 1/4 वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये केस रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो fx आपके पास होगा x/4 + c, ये आपके पास होगा। अब f1 आपको मिल गया, x को 1 डालने पर ये मिल जाएगा, लेकिन f1 1/4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब c 0 हो गया आपके पास। तो इससे अल्टीमेटली आपका fx जो होगा वो केवल x/4 आ गया। सो स्टूडेंट्स आपका f पाई निकालने के लिए कहा है, तो f पाई इज π/4। तो एक इजी क्वेश्चन इसको हम लोग कह सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोग देखें अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर में 11 नंबर में 17 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो 17th अरिथमेटिक मीन ही निकालो। आपको पता है 17th AM जो होता है वो होता है a + 17d के बराबर। a आपका 7/2 है और जो d होता है वो b - a डिवाइडेड बाय n + 1 होता है, यानी कि 17 + 1 दैट इज
18 ये आप लिखते हैं। तो ये आ गया आपके पास 17/18 और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन गया, ये 90 बन गया और 18 5 जा 90 होता ही है, तो ये आपका मिल गया 7/2 - 85/2 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7। आप लोग देख सकते हैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो गया ये -78 हो गया डिवाइडेड बाय 2 और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये -39 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस जिसका सेंटर है ओरिजिन पे और एंड्स जो है मेजर एक्सिस पे, इसका मतलब ये तो स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहा है और इसका जो मेजर एक्सिस का एंड है वो +-1, 0 इसका मतलब इसका A1 है। तो एलिप्स क्या लिखेंगे अपन, x² / a² + y² / b² = 1। तो हमें एक ही वेरिएबल पैरामीटर दिया हुआ है और उसी को हमें एलिमिनेट करके इस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है और इस क्वेश्चन ने कहा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बता दो आप। तो अपन इसको एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 2x हो गया, ये 2y y' / b² 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप b² निकालेंगे तो आएगा -y y' / x। इसको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट कर दें क्योंकि हमें अल्टीमेटली b² को तो एलिमिनेट करना ही है। तो अपन इसको पहले एक काम करें, क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर दें b² से। तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा x² b² यानी कि y² y' / x² + y² और इधर भी हम b² लिखेंगे तो y² y' और नीचे x² हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है y' वो 2 डिग्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा 2। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और इसमें आपके पास ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखी है और पी ए पी बी बार दिया हुआ आपको और आपको यहाँ पे जो फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन फॉल्स होगा ये बताना है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की बात कर लें तो ये आपको मिलेगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि आपको न्यूमरेटर में दोनों का इंटरसेक्शन लेना है यानी कि इंटरसेक्शन A यूनियन B और नीचे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अब A और A यूनियन B का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये A हो गया और A यूनियन B ये पूरे सर्कल मिला करके होता है, आपको पता है, तो ये A ही आ जाएगा ऊपर तो। और नीचे आपके पास P A यूनियन B क्या आएगा, आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, तो P आपके पास कितना है 2/3 है और ये P A बार हो गया 1/3 और P B बार तो आपको दिया वही है 1/4। तो ये आ गया 2/3 × 12/11। तो 3 4 जा 12, 4 8 जा 11, ये आ गया आपके पास। लेकिन ये तो 7/11 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब यही फॉल्स स्टेटमेंट है। हालांकि बाकी भी हमें चेक कर लेना चाहिए, वैसे तो हो गया इसमें सिंगल आंसर है तो बाकी चेक करने की नीड नहीं है, फिर भी आप चाहें तो इसे चेक करें। जैसे कि आपको देखना है कि बी ऑप्शन में जाएं तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी A' इंटरसेक्शन B', तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो ऊपर नीचे इवेंट्स दे रखी है। आपको पता है कि A और B इवेंट्स ये हैं, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे किस किस का, ये A इंटरसेक्शन B हो गया और A' इंटरसेक्शन B' क्या होगा, इन दोनों सर्कल के बाहर का रीजन। तो ऊपर तो वैसे ही 5 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी 5 और नीचे आपको जो मिल रहा है भले ही 0 आ जाएगा ये, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है। और प्रोबेबिलिटी A/B की बात करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी A ही मिलेगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसका मतलब ये 2/3 आपके पास हो जाएगा, तो ये भी सही है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी A' इंटरसेक्शन B' आपको चाहिए तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी A' इंटू प्रोबेबिलिटी B', क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो A' B' भी इंडिपेंडेंट होगी। ये 1/3 हो गया, ये 3/4 हो गया। तो आपका आंसर जो होगा क्या जाएगा देखते हैं, प्रोबेबिलिटी A' इंटू प्रोबेबिलिटी B' हमने लिखा, A' की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई और B' की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई। तो ये तो 3/12 आने लग गया स्टूडेंट्स। तो ये तो हमने क्वेश्चन में पूछा था कि फॉल्स क्या है, तो फॉल्स तो फिर ये भी हो गया। तो ये आपका फॉल्स कौन कौन सा हुआ, आपका फॉल्स स्टेटमेंट एक तो ये आ गया और एक ये भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1/12 दिया हुआ वो गलत है। इसका मतलब है कि ये 2 आंसर्स वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसमें थोड़ा गलती है, मतलब सिंगल आंसर नहीं लग रहा, ये तो 2 आंसर इसके आ गए हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। तो ये तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है
एक मिनट, हाँ इसमें एक्चुअली गलती है, 1/3 इंटू 3/4 करेंगे। अगर यहाँ पे एक जगह आपको मान लीजिए कि यहाँ पे ए ही केवल आता, थोड़ा सा गलती है, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे 1/3 इंटू 1/4 यानी कि यहाँ पे ए होता केवल, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। तो 1/3 ए बार 1/3, सॉरी मैं गलत सोच लिया, सॉरी। ए बार की प्रोबेबिलिटी जो आपके पास है वो एक्चुअली 1/3 है, 1/3, और पी बी बार की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 होती है, 1/12 ही आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन, सॉरी स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ऑप्शन आपका ट्रू स्टेटमेंट है, तो फॉल्स तो केवल फर्स्ट ही हुआ, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, अब इसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 3 स्ट्रेट लाइन्स है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और दूसरी आपके पास ये चल रही है, और तीनों लाइन XYZ, तीनों लाइन इस प्लेन के ऊपर कट कर रही है PQR पे रेस्पेक्टिवली। तो एरिया ऑफ PQR निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों लाइंस का प्लेन से इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं इक्वल टू R1 करके, तो R1 माइनस R1 प्लस 1 और 2R1 माइनस 2P हो गया। और जो Q पॉइंट है वो सेकेंड लाइन पे मान लेते हैं 2R2 और R2 प्लस 1 और R2 माइनस 2 हो गया। और जो R पॉइंट है वो थर्ड लाइन पे मान लेते हैं माइनस R3 और माइनस R3 प्लस 1 और R3 माइनस 2। तो आपके पास ये हो गया। अब P पॉइंट जो है ना वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो अपन लाई करवा देते हैं R1 x प्लस वाई माइनस जेड, तो x प्लस वाई माइनस जेड, ओके, और -2 इक्वल टू 0, +2 हो जाएगा ये। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R1 क्या आ रहा है, ये तो कट गया, तो R1 आपके पास हो गया कितना, 3/2 आ जाएगा। अब इस तरह से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका मतलब अब अपन Q पॉइंट भी जो है प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। Q पॉइंट भी लाई कर रहा है तो लाई करा देते हैं। तो x प्लस वाई, तो 2R2 प्लस R2 प्लस 1 माइनस जेड यानी कि -R2 प्लस 2 बराबर 0। तो ये टर्म इससे कट गई, तो R2 आपके पास कितना आ गया, -3/2 आ गया। अब सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो R है उसको भी सेटिस्फाई करा देते हैं प्लेन से, तो -R3 प्लस 1 x प्लस 5 हो गया, और माइनस जेड करेंगे तो -R3 प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से R3 आपके पास 1 आ जाएगा। तो आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो कि जो P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, R1 को 3/2 रखेंगे तो 3/2 -3/2 प्लस 1 इज -12, और 3 - 2 हो गया 1। तो ये तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो गए। अब Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, तो Q आपके पास R2 को -3/2 प्लेस कर दो, तो 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 5/2 आ जाएगा। एक्चुअली Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे अपन, तो मैंने गलत जगह रख दिया है, थोड़ा इसको ठीक करते हैं। आपके पास यहाँ पे जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, R2 को -3/2 रखेंगे तो ये तो -3 आ गया, और यहाँ पे पुट करेंगे तो -3/2 प्लस 1 -12 आ गया, और उसके बाद -3/2 -2 आपके पास -7/2 आ जाएगा। और उसके बाद R के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो R3 को 1 रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो ये 0 और ये -1 आ गया। तो ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब अपन को PQR ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको पता ही है कि किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे आपने PQ और PR का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया और इसको हाफ कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो PQ वेक्टर क्या है एक बार देखें। PQ आएगा, देखें आप P का पोजीशन, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर करेंगे तो -3 - 3/2 तो -9/2 आई, ओके। फिर इसके बाद प्लस -12 0J हो जाएगा इसका मतलब, और -7/2 -1 -9/2 K हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका PQ वेक्टर। क्रॉस करेंगे PR वेक्टर। PR वेक्टर आपके पास कितना हो गया, R का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर यानी कि -5/2I प्लस 1/2J और -2K। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा, और ये जो सॉल्व होकर के आपका जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ। ये आपका आंसर है 9√3/8। आप लोग देखें, इसको बस क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद देखें
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इसने कहा कि भाई देन द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर ए चाहिए ताकि ए डॉट बी ज़ीरो आ जाए। तो ए डॉट बी ज़ीरो करना है तो आप लोग देखें ए डॉट बी क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो, यानी कि हमें 3 नंबर इसमें से पिक करना है जिनका सम ज़ीरो आ जाए। तो मैं एक्स वाई जेड को क्या ले सकता हूँ, तीनों को ज़ीरो तो ले नहीं सकता क्योंकि इससे ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा, तो मैं ले सकता हूँ 0 3 माइनस 3, ऑर्डर हम बाद में अरेंज करेंगे, 0 6 माइनस 6, राइट। एक ज़ीरो लेने पर ये हो जाएगा। अब अगर अपन एक भी ज़ीरो ना लें तो 3 3 माइनस 6 और -3 -3 6 ले लेते हैं। और तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा 4 का 3 नंबर का, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनको अरेंज करने के वेज क्या होंगे, 3 फैक्टोरियल, इसका भी 3 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ जाएगा, इसका भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ जाएगा। तो 6 6 और ये 3 हो गया और ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल 18 वेज आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आपके पास बी आ जाता है। नाउ उसके बाद स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए के आपके पास दिया हुआ है tan c के बराबर, तो k 0 से 10 तक है ही, और ए के और इस तरह से k 0 से 10 ये आपको समेशन निकालने के लिए कहा है। तो आपको ए के इंटू ए के प्लस 1 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ए के इंटू ए के प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा आप लोग केयरफुली देखेंगे। ए के क्या है, ए के है ए के यहाँ से देख लीजिए tan c k माइनस 1, राइट, और 0 और 0 tan c के हो जाएगा, ए के आपके पास ही हो गया। और ए के प्लस 1 के लिए के को k प्लस 1 डाल दो, तो tan c के 0 0 tan c k प्लस 1 ये आपके पास है। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को ये चाहिए कि ए के प्लस 1 का प्रोडक्ट चाहिए, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो tan c k माइनस 1 इंटू tan c k आ रहा है, और यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, और ये tan c k और tan c k प्लस 1 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसका समेशन करेंगे ना, तो सारी मैट्रिक्स इसका समेशन करेंगे तो आपके पास a सम यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब जो a होगा वो आपका tan c k माइनस 1 इंटू tan c k का समेशन होगा, k 1 से लेकर 9 तक। और जो b आपके पास आएगा वो आपको मिलेगा 1 से लेकर 9 तक tan c k इंटू tan c k प्लस 1 का समेशन, क्योंकि मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो तो जुड़ जाएंगी स्टूडेंट्स। अब अपन को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपन एक बार एक चीज़ देख लेते हैं। a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, एक बार मैं आपको a को खोल के दिखाना चाह रहा हूँ। k को मैं 1 रखूँगा तो tan c 0 tan c 1, फिर 2 रखूँगा तो tan c 1 tan c 2 आ जाएगा, और लास्ट में जाएंगे तो आपके पास tan c 8 और tan c 9 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका a। माइनस b कर रहे हैं तो k को 1 रखें, tan c 1 tan c 1 और tan c 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद tan c 2 tan c 3 आ जाएगा, फिर लास्ट में जाएंगे तो आपके पास आएगा 9 रखने पर tan c 9 tan c 10। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स है ना वो कट रही है, ये टर्म इससे कट जाएगी और इसके बाद वाली टर्म से ये कट जाएगा, और ये टर्म से इसके पहले जो टर्म आ रही है यहाँ पे वो कट जाएगी। तो इसका मतलब ये और यही बचा केवल, तो ये दो टर्म्स आपके पास रिमेनिंग है। तो आपको मिला tan c 0 इंटू tan c 1 माइनस tan c 9 इंटू tan c 10। अब भाई tan c 10 तो tan c 0 होता है और tan c 9 tan c 1 होता है, तो ये तो पूरा ही सम 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि आपको a माइनस बी पूछा है तो a माइनस बी तो 0 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, अगर a और b को फाइंड आउट करना होता तो फिर थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, लेकिन इसमें तो पूछा ही a माइनस बी है, तो ये तो ईजिली इस तरह से हो रहा है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है द point 8 divides the line segment joining these two points in case to 1। तो आपको वो पॉइंट a निकालना है जो case to 1 में डिवाइड करे, तो 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये a के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। b और c के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, b आपका 1/5 और c आपका 7, -2 है। एरिया आपको ट्राइंगल का दे रखा है एक्चुअली, तो अपन एक काम करते हैं 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 और 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 1 5 1 और 7 -2 1 डिटर्मिनेंट हाफ कर दें, तो ये आपके पास एरिया दे रखा है, तो ये +-2 कर देते हैं। तो इससे k की जो दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है कि आपको ऐसे इसको सॉल्व करके देखें तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक एक्चुअली बनेगा। और जो k की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो एक्चुअली एक तो 7 आ रही है
और एक आपके पास 31/9 आएगी, जिसको आप ऐड कर लेना। तो आपके पास 7 सम पूछा एक्चुअली इसने के की वैल्यूज़ का, तो आपको 63, तो कितना आ जाएगा सम 7 + 31/9, तो ये 93 63 और 63 + 31 हो गया 94, तो 94/9 आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन स्किप की है, ये आप लोग अपने आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इतना मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ ए निकालना है फॉर विच द क्यूब्स सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू। तो आप लोग देखना कि अल्फा बीटा अगर रूट्स मान लें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मिनिमम करना है। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा तो ए है, तो ए क्यूब -3 अल्फा बीटा कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2a - 3, और फिर से अल्फा प्लस बीटा आपको लिखना है तो ए आ जाएगा। तो ये ए क्यूब -6 ए स्क्वायर और +6a आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास हो रहा है 6 और ये 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो रहा है। इसने कहा कि भाई ये सम ऑफ रूट्स को सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स को हम लोग यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये सम ऑफ क्यूब्स जो है ना उसको मिनिमम करना है, जहाँ पे ए ये लेना है अपन को, ठीक है ना। तो अपन इसका डेरिवेटिव कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ds/d आपको मिल जाएगा 3a² - 12a और +9, तो 3 कॉमन, a² - 4a + 3, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो a - 3 a - 1 हो जाएगा। साइन स्कीम बना लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो फंक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन अपन को a की वैल्यू जो है ना वो हाफ से स्टार्ट करके 4 तक देखना है। तो मिनिमम कहाँ हो सकता है, तो या तो हाफ पे हो सकता है या 3 पे हो सकता है। तो अपन को मिनिमम चाहिए ना इंटरवल का, तो अपन को तो ग्लोबल मिनिमम चाहिए इस इंटरवल में। तो आपको एस हाफ पे निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। यह आएगा 1/8 - 6/4 + 9/2 आया, और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको मिल जाएगा 1/8 - 3/2 + 9/2 यानी कि 6/2 3 और 25/8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया तो अब इसके बाद अपन 3 पे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 पे भी मिनिमम हो सकता है। तो 3 पे आपको मिलेगा 27 और 9 6 जा 54, ये 27, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम कौन हुआ, 3 पे हुआ, हाफ पे तो नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स। तो इसने कहा कि जो ए है वो आपको बताना है जिसके लिए सम जो है मिनिमम आ जाए, और वो ए क्या होगा, वो तो 3 आ गया, तो 3 होगा। बट 3 तो आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं बोला, इसने कहा कि जो ए है ना वो ग्रेटर देन 3/2 होगा, ग्रेटर देन 4 तो नहीं होगा, लेस देन 2 भी नहीं हो रहा, और ओके, और लेस देन हाफ भी नहीं हो रहा, पर ग्रेटर देन 3/2 हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी आ जाता है। ओके, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके पास थीटा दिया हुआ है कॉस इनवर्स अल्फा, तो कॉस थीटा आपका अल्फा हो गया, और कॉस कॉस फाई आपके पास बीटा आ जाएगा। ये दोनों से मैंने ये लिख दिया, अल्फा बीटा -1 है, अल्फा बीटा -1 है, कॉस मैंने कॉस लिख दिया, सॉरी। देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, कॉट थीटा आपके पास हो गया अल्फा, और कॉट फाई आपके पास हो गया बीटा, और आपको अल्फा बीटा इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अपन को क्या चाहिए, आप लोग देखिए कि आपको थीटा माइनस फाई निकालना है। तो अपन एक काम करें, पहले तो अल्फा बीटा इक्वल टू -1 कर दें, तो कॉट थीटा कॉट फाई -1 हो गया, कॉट थीटा कॉट फाई -1 हो जाएगा, तो टेन थीटा टेन फाई भी आपका -1 हो जाएगा। अब हमें थीटा माइनस फाई की जरूरत है, तो अपन एक काम करते हैं, टेन निकाल लेते हैं इसका। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बनता है टेन थीटा -10 फाई अपॉन 1 + टेन थीटा टेन फाई। लेकिन आपको पता है कि ये तो -1 है, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब थीटा -फाई को क्या होना पड़ेगा, π/2 या -π/2 अलाउ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका जो अल्फ़ा है वो बड़ा है, अल्फ़ा बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा क्योंकि बीटा से बड़ा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कॉट इनवर्स अल्फ़ा कॉट इनवर्स बीटा से छोटा होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका मतलब थीटा लेस देन फाई, तो इसका मतलब थीटा -फाई को नेगेटिव होना पड़ेगा, ना कि पॉजिटिव। तो सही आंसर आपका डी आ जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं।
नाउ उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं 20 नंबर। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला whose product of slope is 1। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इजी क्वेश्चन लग रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट मान लेते हैं, और ये क्योंकि एच के से पास करे तो आपको यहाँ पे एच के से पास करा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 4 हो गया। तो यहाँ से m स्क्वायर कॉमन, एच स्क्वायर माइनस 2 आ गया, और ये माइनस 2mhk प्लस k स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 आ गया। अब इसने कहा कि भाई प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो है ना वो 1 है, तो चलो ठीक है, इसके रूट्स जो होने हैं क्वाड्रेटिक के, उनके रूट्स का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1, पर m1 m2 आपको इस इक्वेशन से आ ही रहा है, k स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस 2। ये आपके पास 1 आ गया, तो लोकस क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक इजी क्वेश्चन है ये। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दे रखी है जिसका एक रूट ए अल्फा प्लस 5 आयोटा बाई 2 है, जहाँ पे अल्फा रियल दे रखा है। तो अगर आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है जिसकी कोफिशिएंट रियल है, तो इसके इसमें आपका अगर एक रूट अल्फा प्लस 5 आयोटा बाई 2 है तो दूसरा पक्का इसका कॉन्जुगेट ही आता है, तो ये आपको मिलेगा। अब अपन इसको अगर दोनों को जोड़ लें तो अल्फा सम आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, जोड़ेंगे तो अल्फा सम आ रहा है, लेकिन सम ऑफ रूट यहाँ से क्या निकलेगा, -6/2, यानी कि आपका अल्फा 3 आ गया। अब इसके बाद अगर मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 25/4 हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है k/2। ओके, अब अल्फा तो हम जानते हैं कि 3 है, तो आपके पास 9 + 25/4 हो गया। इसका मतलब ये बन गया 34/4, दैट इज 17/2। तो 17/2 बराबर k/2, तो k आपका कितना आ गया, 17 आ गया। लेकिन k/10 चाहिए, तो k/10 क्या हो जाएगा, k/10 होगा 1.7। तो आपका आंसर जो है वो 1.7 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर फाइनली हो गया। तो ये भी एक इजी ही क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं। मीन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 till 9 विद रेस्पेक्ट टू वेट्स। एक्चुअली वेटेड मीन क्या होता है, वैसे आपने मीन पढ़ा है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। भाई यहाँ पे fi की जगह वेट आ जाएगा जिसको हम wi लिख सकते हैं। तो आपके पास x बार होगा समेशन ऑफ wi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ wi, ये आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेट क्या है, 1 का वेट है 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि r का वेट r स्क्वायर प्लस r है। तो r स्क्वायर प्लस r तो हो गया क्या, wi, और नंबर है r आपको लेकर के जाना है 1 से लेकर के 9 तक, और नीचे आपको समेशन ऑफ wi लेना है, यानी कि समेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस r लेना है। r 1 से लेकर के 9 तक लेकर के जाएंगे। अब इसको फर्दर लेके जाएं तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन गया, देखिए समेशन ऑफ r क्यूब प्लस समेशन ऑफ r स्क्वायर, और नीचे आपके पास समेशन r स्क्वायर प्लस समेशन r होगा, और r 1 से लेकर के आपको कहाँ तक ले जाना है, 9 तक लेकर के जाना है। तो समेशन r क्यूब क्या होता है, nn+1/2 का होल स्क्वायर, और समेशन r स्क्वायर क्या होता है, n+1, और 2n+1 हो गया आपका 18, और एक 19 हो जाएगा ना स्टूडेंट, 19 हो जाएगा, nn+1 2n+1/6 हो जाएगा ये। और नीचे आपके पास समेशन ऑफ r स्क्वायर, जो कि ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा ना, 9 × 10 × 19 डिवाइडेड बाय 6, और समेशन r ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, समेशन r क्या हो जाएगा, nn+1, यानी कि 9 × 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 7 आंसर मिल रहा है। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ओके, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं 9 × 10/2 तो ऊपर नीचे से कॉमन आता हुआ दिख ही रहा है, तो इसको कैलकुलेशन थोड़ा मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ओके, इस तरह से आप लोग देखेंगे। अब इसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है f(x) कोई कंटिन्यूस फंक्शन आपके पास दे रखा है, y = f(x), द x एक्सिस, द एरिया बाउंडेड बाय the function x axis and the lines is the given। एरिया क्योंकि आपका पॉजिटिव फंक्शन है तो x एक्सिस से और 0 से लेकर a तक का एरिया निकालना, तो इसका मतलब तो वो तो यही हुआ, पर ये तो आपको दिया हुआ एरिया। एरिया आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वो है 4a³ प्लस साइन है। एक काम करते हैं, a के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं,
ये आएगा एफ ए और ये आएगा 12a² प्लस कॉस ए। पर इसने कहा कि भाई ओके, अब इसके बाद इसने एरिया दे दिया, फंक्शन आपका आई गया, एफ π/2 निकाल लो, एफ π/2 12π² हो गया और cos π/2 0 आ गया, तो ये 3π² हो गया। लेकिन इसने कहा कि भाई एफ π/2 k π² के बराबर, तो बताएं k कितना होगा, तो आप देख सकते हैं k की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। तो ये आपका आंसर आ गया है। ना उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ABC रियल है, a माइनस xi का डिटरमिनेंट 0 है। ओके, नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको पहले तो एक काम करते हैं, a माइनस xi निकालते हैं। a माइनस xi का मतलब a में से x स्केलर टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको माइनस करना है, तो मेन डायगोनल में x माइनस हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ये b³ हो गया, ये c³ 0 1 माइनस एक्स। इस डिटरमिनेंट को आपको 0 करना है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको खोलेंगे, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 0 इंटू b³ 0 हो गया, माइनस a³ 0 इंटू माइनस c³ इंटू 1 माइनस एक्स आपको मिल रहा है 0। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स का होल क्यूब और ये आ गया a³ c³ और इंटू 1 माइनस एक्स आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इक्वेशन देख लीजिए कि आपको यहाँ पे मिल रही है। अब अपन थोड़ा सा इसको देखें, मैंने शायद थोड़ी गलती कर दी है। आपके पास यहाँ पे a³ के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वो थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है। आप लोग देखिए कि कैसे होगा। a³ माइनस a³ के साथ में 0 इंटू 1 माइनस एक्स 0 हो गया, तो ये केवल माइनस b³ c³ ही आ रहा है, मैंने थोड़ा मिस्टेक की थी। तो ये a³ b³ c³ इक्वल टू 0। इसने कहा कि इसके नॉन रियल रूट्स का सम ये है भाई, तो ठीक है, नॉन रियल रूट्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या आएंगे। आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि मैं अगर इसको क्यूब करूं तो आपके पास ओपन करूं अगर इसका क्यूब, आप लोग देख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस a³ b³ c³ आएगा। तो साफ दिख रहा है कि x माइनस 1 की एक वैल्यू तो क्या आ गई, ABC आ गई। तो यानी कि एक रियल रूट तो आपको 1 प्लस ABC मिल रहा है, ये रियल रूट है केवल। तो अपन एक काम करें, इसका क्यूब खोलते हैं तो आपको ये मिल जाएगा 3x² प्लस माइनस 1 माइनस a³ b³ c³ बराबर 0। अब इसके तीनों रूट्स का सम तो 3 आएगा, देख सकते हैं आप लोग, क्यूबिक के रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास बनेगा 3। लेकिन आपको कहा है कि नॉन रियल का सम चाहिए, नॉन रियल का सम चाहिए। इसका मतलब इस सम में से क्या घटा दो, रियल घटा दो। तो ये आपके पास नॉन रियल का सम आ गया, दैट इज 2 माइनस ABC। अब इसमें k और m, k क्या हो गया, इसको कंपेयर करें इसके साथ में तो आपके पास k तो 2 आ जाता है और जो m आपके पास है वो 1 आ जाता है, और इसमें k प्लस m निकालने के लिए कहा है तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 3 है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ना उसके बाद अगले और लास्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं। आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z है और z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दिया हुआ है ई सम, इसको मिनिमम करना है। एक्चुअली ऐसा किया जा सकता है कि z को हम x प्लस आइटा वाई रख दें, तो मॉड z² क्या हो गया, मॉड z को लिख देता हूँ, चलो मैं ऐसे ही अभी तो, और z माइनस 3 हो गया x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 का मॉड स्क्वायर, और इसके बाद आपके पास z माइनस 6 आयोटा लिखेंगे तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 6 आयोटा का मॉड स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट वाला तो बन गया x² प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड वाला बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थर्ड वाला आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको इन्होंने कहा कि सम e है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं, पूरा सम हमें ये दिख गया आपको। x² 3 बार आ रहा है, देखो आप 3 बार x² हो गया, y स्क्वायर 3 बार y स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद आपको x की टर्म यहाँ पे माइनस का 6x मिल रही है, y की टर्म यहाँ पे माइनस का 12y मिल रही है, और 9 और 36 आपका हो गया 9 और 36 आपके पास 45 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ 45 लिख दें। अब इसमें से अपन 3 कॉमन निकाल लिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और प्लस 15 आ जाएगा ना। उसके बाद देख सकते हैं कि आपके पास ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 और 1 5 और 10 बच गया। तो अगर ये सम मिनिमम करना है तो आप तो देख सकते हो कि ये जो टर्म है ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है।
तो अगर इनको ज़ीरो कर लें तभी आपके पास सम मिनिमम आ सकता है। तो इसको ज़ीरो कर लेते हैं, इसको ज़ीरो कर लेते हैं, तो ये आपके पास 30 आ जाएगा। तो मिनिमम सम 30 आपको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, ये पेपर आपका इस तरह से कंप्लीट है। मुझे इस पूरे पेपर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं लगे। एक दो क्वेश्चन आपके इसमें थोड़े से टाइम टेकिंग थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक ठीक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपके कॉन्सेप्चुअल यूज़ अच्छा इसने किया था। तो बाकी क्वेश्चन मुझे काफ़ी इजी लगे स्टूडेंट्स। तो ओके, आप आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं।